हेलो प्यारे बच्चों, आज हम केमिस्ट्री के एक बहुत महत्वपूर्ण नियम पॉली के अपवर्जन नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। दरअसल ऑस्ट्रिया देश के एक वैज्ञानिक पाउली ने सन 1925 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या के संबंध में एक नियम दिया, जिसे उनके नाम के आधार पर ही पॉली का अपवर्जन नियम कहा जाता है। दरअसल पॉली ने विभिन्न कोशों के उपकोशों के ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, उसके संबंध में यह नियम कुछ प्रतिबंध लगाता है। दरअसल में अप्रत्यक्ष रूप से कहा जाए तो किसी एक ऑर्बिटल में दो से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते हैं। मतलब दो से अधिक इलेक्ट्रॉनों के एक ऑर्बिटल में प्रवेश के लिए यह नियम प्रतिबंध लगाता है, उसको वर्जित करता है। इसीलिए इसे पॉली का अपवर्जन नियम कहा जाता है। अपवर्जन का मतलब ही होता है एक्चुअली मनाही या प्रतिबंध। तो इसके नाम में जो अपवर्जन शब्द है आपको क्लियर हो गया होगा। अब यह नियम कहता क्या है? तो दरअसल इस नियम के अनुसार क्या कि किसी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं हो सकते हैं। मतलब अब जैसा कि क्वांटम संख्याओं के संबंध में हम लोग इससे पहले बहुत विस्तार में चर्चा कर चुके हैं, जिसको आप आई बटन पर क्लिक करके देखना चाहें तो देख भी सकते हैं। वहां पर हम लोगों ने बात किया था कि दरअसल में क्वांटम संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जिनके द्वारा किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा एवं स्थिति का वर्णन किया जाता है। सामान्य तौर पर अगर कहा जाए तो क्वांटम संख्याएं दरअसल में इलेक्ट्रॉन का एड्रेस यानी पता होती हैं। जैसे हमारा आपका पता होता है, हमारे आपके पते में, हमारे आपके एड्रेस में जनरली चार बातें होती हैं: नाम, गांव का नाम, पोस्ट और जिला, डिस्ट्रिक्ट का नाम। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनों की क्वांटम संख्याएं भी चार होती हैं, एक n, l, m और s। इनके बारे में डिटेल हम लोग चर्चा कर चुके हैं, वहां से आप उसको देखकर समझ लेंगे। तो अब ये कहा जाए जैसे मैं आपको ये कहूं कि धरती पर मिलने वाले किन्हीं दो व्यक्तियों का एड्रेस यानी उनका पता एक जैसा नहीं हो सकता है। तो जरा आप इस पर गौर करें, क्या मैं गलत कह रहा हूं या सही कह रहा हूं? यस। अरे भाई, दो व्यक्तियों का पता वास्तव में एक जैसा नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए उनका डिस्ट्रिक्ट एक जैसा रहेगा, उनका पोस्ट ऑफिस भी एक जैसा हो सकता है उनका गांव भी एक ही हो, लेकिन उनके नाम जरूर अलग अलग रहेंगे। अब आप अगर ये कहें कि भाई एक ही नाम के दो व्यक्ति अगर एक ही घर में रहते हो तो तब तो उनका पता एक जैसा हो जाएगा। हाँ, इंसान की स्थिति में, दुर्लभ परिस्थितियों में, बहुत रेयर स्थिति में ऐसा हो सकता है, लेकिन किसी परमाणु में मिलने वाले किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए ऐसा कभी नहीं हो सकता कि उनके लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान एक समान हो। मतलब उनके लिए ऐसा हो सकता है कि n का मान एक जैसा हो, यानी मुख्य क्वांटम संख्या का मान एक जैसा हो, l मतलब द्विगुंशी क्वांटम संख्या का मान भी हो सकता है एक समान हो, m अर्थात चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान भी हो सकता है समान हो, किंतु ऐसी स्थिति में s का मान अवश्य भिन्न रहेगा। यही पॉली का अपवर्जन नियम है। पॉली का अपवर्जन नियम हाइड्रोजन के लिए लागू नहीं होता। अब हाइड्रोजन जो तत्व है उसके परमाणु में तो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए, और यहां बात की जा रही है किसी एक परमाणु में मिलने वाले किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं हो सकते हैं। मतलब ऐसे परमाणु जिनमें दो या दो से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हों, उनमें किसी एक परमाणु में अगर हम गौर करें तो कोई से दो इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं मिलेंगे जिनके लिए चारों क्वांटम संख्या एक समान रहेगी। मतलब परमाणु में मिलने वाले प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्याओं के मान अलग अलग होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें, हीलियम हम ले लेते हैं अगर तत्व, तो हीलियम का जैसा कि आप जानते हैं हीलियम का संकेत He
इसका एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक 2 होता है, यानी हीलियम के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या 2 और इसके कोश में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी 2। तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम बनाएंगे अफबाउ नियम के अनुसार 1s2। अफबाउ नियम भी आपको बताया जा चुका है विस्तार में, उसको भी आप आई बटन पर क्लिक करके देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो इस तरह से हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब इसके लिए अगर क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात करने हो तो ऑर्बिटल में इसका इलेक्ट्रॉन, जो 2 इलेक्ट्रॉन है हीलियम में, उनका वितरण दर्शाइए। तो ऑर्बिटल को जैसा कि हम लोग जानते हैं चौकोर बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ये पहला कोश और ये एस उपकोश। एल का मान एस के लिए 0 होता है। एम का मान एल के मान पर डिपेंड करता है। यदि एल बराबर 0 तो एम बराबर भी 0 होगा। अब चलिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरिए। पहला n बराबर 1 का मतलब पहला शेल, पहला कोश। पहले कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2। तो इलेक्ट्रॉन को, उनके घूर्णन की दिशा को हम जानते हैं, के चिन्ह से हम लोग प्रदर्शित करते हैं, ये और इधर ऐसे। ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके। क्लियर। अब इनके लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान निकालने हो तो अब चलिए हम लोग लिखते हैं पहले प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान क्या होंगे, जरा गौर करेंगे। n बराबर कितना है 1, l बराबर ऊपर देखिए 0, m बराबर नीचे देखिए कितना है 0 और s बराबर ऊपर तीर का चिन्ह है तो s का मान यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो चक्रण है, घूर्णन है, वो क्लॉकवाइज यानी कि +1/2 हो जाएगा। ये पहले इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान हो गए। अब इसी प्रकार जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है हीलियम में, उसके लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान लिखने हैं। तो द्वितीय इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान लिखने हैं। चलिए दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए n देखिए 1 है, n बराबर 1 पहले कोश में ही है। l का मान देखिए ऊपर, l का मान 0 है। m का मान नीचे देखिए, m का मान 0 और s का मान उल्टा है, अपोजिट यानी एंटी क्लॉकवाइज घूर्णन कर रहा है। तो s का मान हो जाएगा -1/2। अब यहां पर गौर करें तो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं है। हाँ, 3 के मान तो एक जैसे हैं लेकिन s का मान अलग है। इसी तरह से अब लिथियम में देखें तो उसमें 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो तीनों इलेक्ट्रॉनों के लिए क्वांटम संख्या के मान निकालें अगर हम, तो तीनों के मान निश्चित रूप से अलग अलग रहेंगे। बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो चारों के मान अलग अलग रहेंगे। इस तरह से सोडियम परमाणु क्रमांक 11 इलेक्ट्रॉन है, उसमें अगर जितने भी इलेक्ट्रॉन 11 इलेक्ट्रॉन है तो 11 इलेक्ट्रॉनों के लिए अलग अलग क्वांटम संख्या अगर लिखेंगे तो पाएंगे कि हर इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्या के मान अलग अलग हैं। तो इस प्रकार ये बात प्रमाणित हो गई कि किसी एक ही परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं हो सकते हैं। यही पॉली का अपवर्जन नियम है। अब इसको जानने का फायदा क्या? तो दरअसल पॉली के अपवर्जन नियम की मदद से हम लोग किसी परमाणु में, उसके विभिन्न कोशों में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या और उनके लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान निर्धारित कर सकते हैं। वो कैसे? तो आइए उसको भी एक उदाहरण से समझ लिया जाए। जैसे यदि आपसे यह पूछा जाए कि n बराबर 3 कोश में, मतलब जिस इलेक्ट्रॉन के लिए मुख्य क्वांटम संख्या का मान 3 हो, तो उस कोश में उपस्थित समस्त इलेक्ट्रॉनों के लिए शेष सभी क्वांटम संख्याओं के मान बताइए और उस तीसरे कोश में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं क्या कि n बराबर 3 कोश में 3 उपकोश होंगे। कौन कौन से? S, P और D, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। क्लियर। अब S के लिए हम जानते हैं L का मान 0 होता है, P के लिए L का मान 1 होता है, D के लिए L का मान 2 होता है। क्वांटम संख्या में विधिवत इसकी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। चलिए अब M का मान हम देखते हैं। M का मान L के मान पर डिपेंड करता है, हमें मालूम है। यदि L बराबर 0 तो M बराबर भी 0 होगा, और यदि L बराबर 1 है तो M बराबर +1 से -1 तक शून्य सही, क्योंकि M का जो मान होता है वो L के मान पर डिपेंड करता है, जो कि +L से -L तक शून्य सहित होता है। तो यदि L बराबर 1 है तो M के मान 3 हो जाएंगे। क्या? +1, 0 और
-1। इसी प्रकार यदि L का मान 2 है तो M का मान +2 से -2 तक शून्य सहित, मतलब 5 मान हो जाएंगे कुल इसके, +2, +1, 0, -1 और -2। क्लियर। अब इसी क्रम में हम S के मान की अगर बात करें तो S का मान, क्योंकि एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो उसके लिए +1/2 और -1/2। यदि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूर्णन कर रहा है तो S का मान +1/2 और एंटी क्लॉकवाइज घूर्णन कर रहा है तो -1/2। यानी कि चाहे तो 2 बार दिखाएं या सीधे हम लिख सकते हैं +-1/2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के लिए +1/2, दूसरे के लिए -1/2। इस तरह इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक के लिए +1/2 होगा जो क्लॉकवाइज घूर्णन कर रहा होगा और दूसरे के लिए -1/2, यानी +-1/2। इस तरह यहाँ भी +-1/2, यहाँ भी हो जाएगा +-1/2, यहाँ भी हो जाएगा +-1/2, यहाँ भी +-1/2, यहाँ भी +-1/2। इस तरह से यहाँ भी +-1/2, यहाँ भी हो जाएगा +-1/2। अब यहाँ पर कुल इलेक्ट्रॉन अगर हम देखें तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक के लिए +1/2, दूसरे के लिए -1/2, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए। तो जितने संख्या उसमें 2 का मल्टीप्लाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 2 जा 18, 9 दूनी 18, यानी कुल 18 इलेक्ट्रॉन। यानी 2 ये हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18, मतलब कुल यहां पर अगर हम बात करें तो आ गए हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से हमें पता चल जाता है कि तीसरे कोश में कुल 18 इलेक्ट्रॉन होंगे और उनके लिए अलग अलग क्वांटम संख्याओं के मान अगर बताने हो तो अगर हम पहले इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्या की बात करें तो जो पहला इलेक्ट्रॉन होगा इसमें होगा, तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए n का मान 3 है, L का मान 0 है, M का मान भी 0 है और S का मान +1/2। दूसरा इलेक्ट्रॉन तो दूसरा जो -1/2 वाला है तो उसके लिए भी क्या हो जाएगा, n बराबर 3 हो जाएगा, L बराबर 0, M बराबर 0 और S का मान -1/2। इसी तरह से तीसरे इलेक्ट्रॉन की बात करें तो तीसरा इलेक्ट्रॉन यहां है, क्या, उसके लिए n बराबर 3, L बराबर 1, M बराबर +1 और S बराबर +1/2। क्लियर। तो इस तरह से जो 18 इलेक्ट्रॉन है तीसरे कोश में कुल, उन समस्त इलेक्ट्रॉनों के लिए अलग अलग हम सारी क्वांटम संख्या के मान इस प्रकार यहां रेखा चित्र के द्वारा दर्शा सकते हैं, उसको समझा सकते हैं। क्लियर हो गया। अगर हम पॉली-अपवर्जन नियम के महत्व की बात करें तो दरअसल पॉली-अपवर्जन नियम से कई निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। एक बात तो यह कि किसी कोश में जो उपकोश की संख्या होती है उसकी क्रम संख्या के बराबर होती है। जैसे पहले कोश में केवल 1 उपकोश, दूसरे कोश में 2 उपकोश, तीसरे कोश में 3 उपकोश, S P D आदि आदि आदि। इसी प्रकार दूसरा, किसी कोश में कुल n² ऑर्बिटल होते हैं। जैसे पहले कोश में 1 का स्क्वायर यानी केवल 1 ऑर्बिटल यानी s ऑर्बिटल, दूसरे कोश में 2 का स्क्वायर यानी कि 2 दूनी 4 यानी 4 ऑर्बिटल होने चाहिए। यस, तो 1 s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल। क्लियर। इसके अलावा यह भी पॉली-अपवर्जन नियम से निष्कर्ष प्राप्त होता है, क्या, कि किसी कोश में कुल 2n² इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी प्रकार चौथा निष्कर्ष ये प्राप्त होता है कि s उपकोश में केवल 1 ऑर्बिटल यानी 2 इलेक्ट्रॉन, p उपकोश में 3 ऑर्बिटल अर्थात 6 इलेक्ट्रॉन, d उपकोश में 5 ऑर्बिटल मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, f उपकोश में 7 ऑर्बिटल अर्थात 14 यानी 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पॉली-अपवर्जन नियम से एक यह निष्कर्ष प्राप्त होता है, क्या, कि किसी ऑर्बिटल में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते हैं और उनके लिए चारों क्वांटम संख्या का मान हमेशा भिन्न रहेगा। क्लियर। तो अब मैं समझता हूं कि पाली का अपवर्जन नियम आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक तथा अपने साथियों के साथ शेयर करें।
अभी तक चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे इसी प्रकार की अच्छी अच्छी एजुकेशनल वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें। इसको याद जरूर कर लीजिएगा और मैं समझता हूँ याद हो गया होगा। चलिए बाकी अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।